दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट ख़त्म किया था पिछले दिनों। आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग 2 या 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड अकॉर्डिंग टू IS 650। IS 650 के अनुसार सैंड का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सैंड को कितने जोन में क्लासिफाई किया गया तो वो देखते हैं। जोन फर्स्ट है, सैंड को 4 जोन में क्लासिफाई किया गया है। जोन फर्स्ट है, जोन सेकंड है, जोन थर्ड है और जोन फोर्थ है। जोन फर्स्ट में साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा 4.75 से 2। टाइप ऑफ सैंड है कोर्स सैंड। उसके बाद जोन सेकंड में हमारा है टाइप ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट 2 से 0.4 to 5। मीडियम सैंड, इन दोनों का यूज़, कोर्स सैंड और मीडियम सैंड का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? कंक्रीट वर्क में करते हैं। आगे हमारा जोन थर्ड है। जोन थर्ड में साइज ऑफ एग्रीगेट हमारा है 0.425 से 0.075। टाइप ऑफ सैंड कौन सी है? टाइप ऑफ सैंड हमारी फाइन सैंड है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मैसनरी वर्क में। फाइन सैंड का यूज़ करते हैं हम लोग मैसनरी वर्क में। जोन 4 में हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट है लेस देन 0.075 इन वेरी फाइन सैंड। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? प्लास्टरिंग में। जोन 4 की जो हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट है, टाइप ऑफ सैंड है, उसका यूज़ करते हैं हम लोग प्लास्टरिंग में। आगे हमारा वर्केबिलिटी है। वर्केबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वर्केबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी और वाटर सीमेंट रेशियो के बीच रिलेशन देखेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी और वाटर सीमेंट रेशियो। अगर कंक्रीट हमें अनवर्केबल है, अनवर्केबल कंक्रीट, तो वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 0.40 होता है। वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 0.40 होता है अनवर्केबल कंक्रीट के लिए। मीडियम वर्केबल कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 से 0.55 होता है। हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेटर देन 0.55 होता है। आगे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो वाटर कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो है, एडमिक्सचर है, साइज ऑफ एग्रीगेट है, टेम्परेचर है, शेप ऑफ एग्रीगेट है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है, टाइम पीरियड है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं वर्कबिलिटी को अफेक्ट करने वाले। आगे हमारा नोट पॉइंट दिया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है। तो राउंडेड एग्रीगेट में सबसे ज़्यादा वर्कबिलिटी होती है, उससे कम होती है एंगुलर एग्रीगेट में, उससे कम होती है फ्लेकी या एलुंगेटेड एग्रीगेट में। सबसे कम वर्कबिलिटी होती है हमारी क्यूबिकल एग्रीगेट की। यानी सबसे ज़्यादा वर्केबल कौन सा एग्रीगेट होता है? तो राउंडेड एग्रीगेट सबसे ज़्यादा वर्केबल होता है और सबसे कम वर्केबल होता है हमारा क्यूबिकल एग्रीगेट। आगे दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 75700 रूट FCK न्यूटन पर mm²। IS 456/1978 के अनुसार EC यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फार्मूला हमारा 5700 रूट FCK न्यूटन पर mm² में। IS 456/2000 के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK न्यूटन पर mm²। तो ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। IS 456/1978 के अनुसार ये फार्मूला लगेगा 5700 वाला, और IS 456/2000 के अनुसार 5000 रूट FCK वाला फार्मूला यूज़ होगा। आगे हमारा दिया है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फार्मूला दिया है FCM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो सिग्मा क्या है पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, FCM टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। आगे है हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए फार्मूला होता है हमारा FCK/30। FCK/30 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज दी गई है नीचे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट के ग्रेड दिया है एक साइड में, एक साइड दिया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का
यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो M10 से M15 तक की जो कंक्रीट का ग्रेड है उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होता है। M10 से M15 तक का 3.5 होता है। M20 से M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होता है और M30 से M55 तक के लिए 5 होता है। M30 से M35 के लिए M30 से M55 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होता है। आगे हमारा दिया लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला हमारा होता है ECE इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, जहाँ EC क्या है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस है, थीटा क्रीप कोफिशिएंट है। आगे हमारे मेथड दिए हैं, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स के प्रोपोर्शन के लिए फार्मूले दिए हैं, मेथड दिए हैं। तो आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए फार्मूला होता है वाटर सीमेंट रेशियो इंटू पी यानी W/C इंटू पी इज इक्वल टू 0.3P प्लस 0.1Y प्लस 0.01Z। ये आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड का फार्मूला हमारा है P इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट में स्मॉल d अपान कैपिटल D की पावर 1/2। मैक्सिमम डेंसिटी मेथड का फार्मूला है P इज इक्वल टू 100 स्मॉल d अपान कैपिटल D की पावर 1/2। फाइनेस मॉडुलस का फार्मूला है FM यानी फाइनेस मॉडुलस इज इक्वल टू A माइनस C अपान A माइनस B इंटू 100। जहाँ P क्या है, P क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट है, P क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय वेट है, Y क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय वेट है, Z क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय वेट है। आगे दिया हमारा डिज़ाइन ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस की डिज़ाइन के लिए क्या क्या मेजरमेंट है वो दिया गया है। तो फ्लोर एरिया, वन बैग सीमेंट का फ्लोर एरिया कितना होता है, वन बैग सीमेंट का फ्लोर एरिया होता है हमारा 0.30 मीटर स्क्वायर, 0.30 मीटर स्क्वायर वन बैग सीमेंट का फ्लोर एरिया है। हाइट ऑफ सीमेंट बैग की हाइट कितनी होती है, तो सीमेंट बैग की हाइट होती है 0.10 मीटर। वॉल्यूम कवर्ड बाई वन बैग सीमेंट, एक बैग सीमेंट के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया जाता है, तो 0.054 मीटर क्यूब, 0.054 मीटर क्यूब। स्टेक हाइट कितनी होनी चाहिए, स्टेक हाइट नॉट ग्रेटर देन 2.70 मीटर होनी चाहिए, यानी स्टेक हाइट की हाइट 2.70 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेस लेफ्ट ऑल अराउंड द स्टेक फ्रॉम एक्सटीरियर वाल्स। स्टेक का मतलब होता है एक सीमेंट के बैग के ऊपर दूसरे सीमेंट को बैग, तीसरे सीमेंट के बैग को रखते जाना। इसी तरह रखते जाएंगे तो कितनी हाइट तक रख सकते हैं हम लोग, तो 2.70 हाइट तक हम स्टेक हाइट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। स्पेस लेफ्ट ऑल अराउंड द स्टेक फ्रॉम एक्सटीरियर वाल्स, वाल से स्टेक की कितनी दूरी रहनी चाहिए, कितना स्पेस रहना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर का स्पेस रहना चाहिए वाल से किसकी, स्टेक के 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रहनी चाहिए। सेड हाइट कितनी रहनी चाहिए, तो 3.6 मीटर से 4 मीटर तक सेड हाइट रहनी चाहिए। आगे दिया गया हमारा पैसेज विथ बिटवीन द स्टेक्स के बीच में पैसेज कितना होना चाहिए, पैसेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 90 से 120 सेंटीमीटर पैसेज होना चाहिए स्टेक्स के बीच में। आगे है हमारा परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स इन कंक्रीट वाटर एज पर IS 456/2000। IS कोड 456/2000 के अनुसार कंक्रीट में परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स इन कंक्रीट वाटर में परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स कितनी होनी चाहिए, तो ऑर्गेनिक मटेरियल कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल की परमिसिबल लिमिट है 200 mg पर लीटर, ऑर्गेनिक मटेरियल की परमिसिबल लिमिट है 200 mg पर लीटर। इनऑर्गेनिक मटेरियल की परमिसिबल लिमिट है 3000 mg पर लीटर, 3000 mg पर लीटर। सल्फेट मटेरियल की परमिसिबल लिमिट है 400 mg पर लीटर, 400 mg पर लीटर। क्लोराइड्स की लिमिट क्या है, परमिसिबल लिमिट RCC के लिए क्लोराइड्स कितने होने चाहिए, 500 mg पर लीटर। RCC के लिए क्लोराइड्स की परमिसिबल लिमिट है 500 mg पर लीटर और PCC के लिए 2000 mg पर लीटर है, PCC के लिए 2000 mg पर लीटर है। सस्पेंडेड मटेरियल्स कितने होने चाहिए, सस्पेंडेड मटेरियल्स का परमिसिबल लिमिट है 2000 mg पर लीटर, सस्पेंडेड मटेरियल्स का 2000 mg पर लीटर। बैचिंग मेजरमेंट एक्यूरेसी के क्या होने चाहिए, सीमेंट के लिए फॉर सीमेंट
±2% होती है। बैचिंग एक्यूरेसी, मेजरमेंट एक्यूरेसी फॉर सीमेंट के लिए ±2%, और फॉर एग्रीगेट एंड वाटर, एग्रीगेट और वाटर के लिए कितनी होनी चाहिए, ±3%। यानी इतना छूट दी गई है एक्यूरेसी में, ±2% सीमेंट के लिए, और एग्रीगेट और वाटर के लिए ±3%। आगे हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का फिनिशिंग ऑपरेशन का जो शेड्यूल तरीका होता है वो दिया गया है। फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट क्या ऑपरेशन होता है, तो इस सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीडिंग। सबसे पहले स्क्रीडिंग होता है। स्क्रीडिंग मतलब लेवलिंग ऑपरेशन, और लेवलिंग ऑपरेशन और रिमूविंग स्ट्राइकिंग एक्सेस कंक्रीट हम्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस। यानी जो कंक्रीट सरफेस पर एक्सेस कंक्रीट होती है उसको रिमूव करना, हम्स को रिमूव करना, लेवलिंग या स्क्रीनिंग, लेवलिंग करना, उसको कंक्रीट सरफेस को लेवलिंग करना, और एक्सेस जो कंक्रीट है जो हम्स है उनको रिमूव करना स्क्रीडिंग कहलाता है। आगे हमारा है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, स्क्रीडिंग के बाद आता है फ्लोटिंग। रिमूविंग irregularities फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट लेफ्ट आफ्टर स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग के बाद जो भी इरेगुलरिटीज बचती हैं कंक्रीट सरफेस पर उनको रिमूव करना फ्लोटिंग कहलाता है। लास्ट वाला क्या, ट्रोलिंग। सबसे लास्ट स्टेप है ट्रोलिंग। फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग, इट इज़ डन टू क्रिएट स्मूथ हार्ड और डेंस सरफेस। ये फाइनल ऑपरेशन होता है कंक्रीट सरफेस के लिए। तो इसमें क्या होता है, फाइनल ऑपरेशन में क्या होता है, इट इज़ डन टू क्रिएट स्मूथ हार्ड एंड डेंस सरफेस। स्मूथ हार्ड डेंस सरफेस बनाने के लिए हम ट्रोलिंग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्क्रीडिंग। पहला स्टेप स्क्रीडिंग था, दूसरा फ्लोटिंग है, तीसरा ट्रोलिंग है। यानी फर्स्ट स्टेप अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, स्क्रीडिंग, सेकंड फ्लोटिंग, थर्ड ट्रोलिंग। ये भी पूछा जाता है। आगे हमारा नोट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू BIS टेम्परेचर इज रिकमेंडेड फॉर क्योरिंग इज 27 ±2% एंड ह्यूमिडिटी इज 90%। क्योरिंग के लिए टेम्परेचर दिया गया है BIS के अनुसार 27 ±2 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 90%। आगे हमारा दिया गया स्टीम क्योरिंग। स्टीम क्योरिंग इज नॉट यूज्ड फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट। हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट के लिए स्टीम क्योरिंग यूज नहीं होती है। स्टीम क्योरिंग यूज नहीं होती किसके लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट के लिए। आगे दिया हमारा टाइप्स ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज के टाइप्स दिए कंक्रीट के लिए। तो कितने टाइप के श्रिंकेज होते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज, थर्मल श्रिंकेज, केमिकल और ऑटोजीनियस श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज, कार्बोनेशन श्रिंकेज। तो सारे श्रिंकेज देखेंगे हम लोग। ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हार्डन्ड कंक्रीट। तो ड्राइंग श्रिंकेज में लॉस ऑफ वाटर होता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम होता है। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट से लॉस ऑफ वाटर होता है, उसके कारण रिडक्शन होता है किसमें, वॉल्यूम कंक्रीट में। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्मल श्रिंकेज। थर्मल श्रिंकेज क्या होता है, वॉल्यूम चेंज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ वॉल्यूम में जो चेंज आता है उसको थर्मल श्रिंकेज बोलते हैं। केमिकल और ऑटोजीनियस श्रिंकेज, ये क्या होता है, वॉल्यूम चेंज अकर्स ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन। सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस में केमिकल बॉन्डिंग ऑफ वाटर के कारण जो वॉल्यूम चेंज आता है उसको बोलते हैं केमिकल और ऑटोजीनियस श्रिंकेज। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है, इट आल्सो अकर्ड प्रियर टू फाइनल सेट एंड कास्ड बाय ब्लीडिंग। ये फाइनल सेट में अकर होता है, कास्ड बाय ब्लीडिंग। तो फाइनल सेट में कौन सा श्रिंकेज आता है, प्लास्टिक श्रिंकेज। प्रियर टू फाइनल सेटिंग, फाइनल सेटिंग से पहले, फाइनल सेटिंग से पहले होता है हमारा प्लास्टिक श्रिंकेज। कार्बोनेशन श्रिंकेज। कार्बोनेशन श्रिंकेज क्या होता है, इट अकर्ड व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द हार्डन्ड कंक्रीट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। हार्डन्ड कंक्रीट में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब हमारा कार्बोनेशन श्रिंकेज डेवलप होता है। इट अकर्ड व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द हार्डन्ड कंक्रीट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, हार्डन्ड कंक्रीट में, तब कार्बोनेशन श्रिंकेज होता है। आगे हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी।
थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ विच टेम्परेचर चेंजेस विद इन द कंक्रीट मास। कंक्रीट मास में टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है उसको थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या करती है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ विच टेम्परेचर चेंजेस विद इन द कंक्रीट मास। कंक्रीट मास में टेम्परेचर चेंजेस किस रेट से हो रहे हैं ये डिसाइड होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी से। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का फार्मूला होता है हमारा कंडक्टिविटी अपान सी रो। कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं तो उसको के अपान सी रो भी कह सकते हैं। तो डिफ्यूजिबिलिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा कंडक्टिविटी अपान सी रो। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट है, जहाँ सी स्पेसिफिक हीट है, रो कंक्रीट की डेंसिटी है। फॉर कंक्रीट डिफ्यूजिविटी की रेंज होती है 0.002 से 0.006 मीटर स्क्वायर पर आवर। 0.002 से 0.006 मीटर पर आवर। आगे हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के स्पेशल टाइप्स को देखेंगे हम लोग। सेल्फ हीलिंग और बायो बैक्टीरियल और बायो कंक्रीट। सेल्फ हीलिंग या बैक्टीरियल या बायो कंक्रीट, इसको देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब्ड एज ए मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग इटसेल्फ व्हेन क्रैक्ड। यानी यह वह कंक्रीट होती है जो क्रैक होने पर इटसेल्फ यानी अपने आप रिपेयर कर लेती है, रिपेयर करने में कैपेबल होती है। तो सेल्फ हीलिंग बैक्टीरियल या बायो कंक्रीट वह कंक्रीट होती है जो क्रैक्स को अपने आप रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखती है। आगे हमारा ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट। ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट, कंक्रीट विच इज इको फ्रेंडली टू द एनवायरनमेंट। इट इज मेड बाय एडिंग वेस्ट मटेरियल्स एज ए पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। तो ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट वह कंक्रीट होती है जो इको फ्रेंडली होती है एनवायरनमेंट से। इट इज़ मेड बाय एडिंग वेस्ट मटेरियल। इसको वेस्ट मटेरियल ऐड करके बनाया जाता है। सीमेंट की जगह पार्शियली या कम्प्लीटली रिप्लेस कर दी जाती है। सीमेंट की जगह वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया जाता है किसमें? ग्रीन या फ्रेश कंक्रीट में। इसके बाद आती है हमारी सेलुलर या एरेटेड या फोम कंक्रीट। सेलुलर, एरेटेड या फोम कंक्रीट। इट इज़ मेड बाय यूजिंग एयर और गैस इनटू स्लरी। स्लरी में जब हम लोग गैस या एयर को इंटरैक्ट करते हैं तो हमारी सेलुलर, एरेटेड या फोम कंक्रीट बनती है। इसके बाद आता है हमारा फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट, फेरो सीमेंट क्या होता है? इट इज़ ए कंपोजिट मटेरियल prepared by using closely spaced one or multiple layers of wire mesh। यानी वायर मेश के एक या मल्टीपल लेयर्स को क्लोजली स्पेस में रख के बनाया जाता है कंपोजिट मटेरियल किसका? कंक्रीट का और वायर मेश का। तो इसको बोलते हैं फेरो सीमेंट। आगे चलते हैं हम लोग। टेस्ट ऑफ हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट के टेस्ट दिए गए हैं, कौन कौन से टेस्ट किए वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला दिया है एनडीटी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट to obtain various properties of hardened concrete existing structure without damaging dismantling। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किया, बिना डिसमेंटल किए उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग एनडीटी टेस्ट करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को बिना डैमेज किए, बिना डिसमेंटल किए उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता हमारा ये हो गया। इसके बाद आता हमारा रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट टू डिटरमाइन यूनिफॉर्मिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्मिटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम लोग रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं या रिबाउंड हैमर मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड इट मेजर्स time of travel of the ultrasonic pulse which is indicate the quality of concrete। इसमें जो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है उसमें अल्ट्रासोनिक पल्स की वेलोसिटी के माध्यम से हम लोग कंक्रीट की क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं। तो ये हो गया अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। अगला हमारा रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड थिकनेस ऑफ द कंक्रीट इज मेजर्ड बाय दिस मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड से कंक्रीट की थिकनेस मेजर की जाती है।
रेडियो एक्टिव मेथड से कंक्रीट की थिकनेस को मेजर किया जाता है। आगे हमारा पेनिट्रेशन और विंसोर प्रोब टेस्ट। पेनिट्रेशन और विंसोर प्रोब टेस्ट, it is used to measure the surface hardness and hence the strength of the surface and near surface layer। पेनिट्रेशन टेस्ट या विंसोर प्रोब टेस्ट से हम लोग सरफेस हार्डनेस मेजर करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस की स्ट्रेंथ, नियर द सरफेस लेयर की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग पेनिट्रेशन या विंसोर प्रोब टेस्ट का यूज करते हैं। आगे हमारा है कोर टेस्ट। लास्ट हमारा है कोर टेस्ट, टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन सीटू कंडीशन। कोर टेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक करने के लिए। कब? इन सीटू कंडीशन। इन सीटू कंडीशन में हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए कोर टेस्ट का यूज़ करते हैं। आगे हमारा दिया गया है मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। मेच्योरिटी ऑफ कंक्रीट का फार्मूला क्या है? कंक्रीट मेच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम इनटू क्योरिंग पीरियड। समेशन ऑफ टाइम इनटू क्योरिंग पीरियड, ये फार्मूला होता है कंक्रीट मेच्योरिटी का। डेटन टेम्परेचर क्या होता है? डेटन टेम्परेचर होता है -11 डिग्री सेल्सियस। डे टेम्परेचर होता है T डिग्री सेल्सियस। तो क्योरिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो क्योरिंग टेम्परेचर हमारा होता है T माइनस ब्रैकेट में -11 यानी T + 11 डिग्री सेल्सियस। T + 11 डिग्री सेल्सियस। कई सारे एग्जाम्स में डेटन टेम्परेचर पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे हम लोग। क्लासिफिकेशन एंड ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की क्लासिफिकेशन दिया है और उसके ग्रेड्स के बारे में जानकारी दी गई, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो डिजाइनेशन दिया गया है, मिक्स प्रॉपर्टीज, मिक्स प्रोपोर्शन दिया है, सीमेंट्स एंड कोर्स एग्रीगेट का। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई न्यूटन पर mm स्क्वायर में। किस ग्रुप में कौन सी कंक्रीट आएगी वो दिया गया है, नंबर ऑफ ग्रेड दिया गया है। तो M5 से M5 है, M5 का प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है 1:5:10। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 5। ग्रुप कौन सा? लीन कंक्रीट। नंबर ऑफ ग्रेड कितने? 2, यानी लीन कंक्रीट वाले ग्रुप में 2 ग्रेड की सीमेंट आएगी, 2 ग्रेड की कंक्रीट आएगी हमारी। कौन कौन सी? M7.5 और M5। M7.5 का फार्मूला हमारा होता है 1:4:8, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5। ये भी लीन कंक्रीट में आएगी। नंबर ऑफ ग्रेड 2 हो गया। आगे हमारा 3 कंक्रीट दी गई हैं, M10, M15, M20। M10, M15, M20 ये तीनों किस में आएंगी? ऑर्डरनी कंक्रीट में। ये तीनों आएंगी ऑर्डरनी कंक्रीट में। तो M10 का रेशियो हमारा है 1:3:6, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 आती है। M15 का हमारा 1:2:4 है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 है। M20 का 1:1.5:3 है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 है। M25 के लिए रेशियो 1:1:2 है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 है। ये जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट के ग्रुप में आएंगे। स्टैंडर्ड कंक्रीट के ग्रुप में 8 कंक्रीट हमारी आती हैं, M25 से लेकर M55 तक, M60 तक। M25 से M60 तक आता हमारा किसमें? स्टैंडर्ड डिजाइन मिक्स कंक्रीट में। स्टैंडर्ड डिजाइन मिक्स कंक्रीट में, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितना था? M25 से M60 तक। तो M30 हो गया, M35 हो गया, M40 हो गया, M45 हो गया, M50 हो गया, M55 हो गया, M60 हो गया। ये सब स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनके सामने जो नंबर लिखा होता है वही इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो M30 का 30 हो जाएगा, M35 का 35, 40, 45, 50, 55 और 60। आगे हमारा दिया गया हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से M100 तक होती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से M100 तक होती है। ये भी, इसमें भी 8 ग्रुप, इस ग्रुप में भी 8 कंक्रीट होती है, M65 से M100 तक। M65, M17, M75, M80, M85, M90, M95 और M100। आगे हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये क्या है? तो M जो लिखा होता है पहले, तो उसको बोलते हैं मिक्स। ये M क्या होता है? मिक्स होता है। 30 जो उसके आगे नंबर लिखा होता है तो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 25 क्या हो गया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर में। M माने मिक्स हो गया।
आगे देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कोन कंक्रीट, कोनी कंक्रीट। नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए कितनी कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए कितने सैंपल की रिक्वायर्ड होगी वो दिए गए यहाँ पर। कंक्रीट क्वांटिटी दी गई, नंबर ऑफ सैंपल दिया गया। अगर हमारी कंक्रीट क्वांटिटी 1 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब तक है तो सैंपल कितना होगा, 1 होगा, 1 सैंपल लिया जाएगा। अगर कंक्रीट 6 मीटर क्यूब से 15 मीटर क्यूब तक है तो 2 सैंपल लिए जाएंगे। अगर कंक्रीट 16 मीटर क्यूब से 30 मीटर क्यूब है तो 3 सैंपल लिए जाएंगे। अगर कंक्रीट 31 मीटर क्यूब से 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल लिए जाएंगे। नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे, 4 होंगे। अगर कंक्रीट ग्रेटर देन 50 मीटर क्यूब है तो 4 सैंपल होंगे प्लस 1 फॉर ईच 50 मीटर क्यूब ऑफ वर्क, यानी 4 सैंपल प्लस 50 मीटर क्यूब पर एक सैंपल को ऐड किया जाएगा अगर हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा है। एक सैंपल में 6 क्यूब होते हैं, ये नोट पॉइंट है, एक सैंपल में 6 क्यूब होते हैं। आगे हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है। तो M10 से M15 तक कंक्रीट के लिए, M10 से M15 तक के ग्रेड की कंक्रीट के लिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होता है। M10 से M15 तक के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 होता है। M20 से M25 तक के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 4 होता है। M30 से M60 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होता है। आगे हमारा दिया है एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस दी गई। तो एक्सपोजर कंडीशंस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो माइल्ड कंडीशन में क्या होता है, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस। माइल्ड कंडीशंस में कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड होता है अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस के। मॉडरेट कंडीशन में कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवर, रेन और फ्रीजिंग while wet concrete exposed to condensation and rain. Concrete continuously underwater, concrete in contact or buried under. तो मॉडरेट कंडीशन में कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड होता है फ्रॉम सीवर, रेन और फ्रीजिंग while wet concrete exposed to condensation and rain, concrete continuously underwater, concrete in contact or buried under. Non-aggressive soil, ground water, concrete surfaces sheltered from saturated salt air and coastal areas. आगे देखेंगे लोग सीवर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, सीवियर कंडीशन हमारी है कंक्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सीवर, रेन, alternate wetting and drying or occasional freezing while wet or severe condensation, concrete completely immersed in seawater, concrete exposed to coastal environment. सीवर कंडीशन में कंक्रीट कम्प्लीटली इमर्ज होती है सी वाटर में और कोस्टल एनवायरनमेंट के एक्सपोज्ड होती है। कब, सीवर कंडीशन में। अब आते हैं वेरी सीवर कंडीशन में। इन वेरी सीवर कंडीशन कंक्रीट सरफेसेस एक्सपोज टू सी वाटर, स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम्स और सीवर फ्रीजिंग कंडीशंस while wet concrete in contact with or buried under aggressive subsoil groundwater. तो वेट वेरी सीवर कंडीशन में कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर होता है, स्प्रे, कोरोसिव फ्यूम्स होता है और सीवर फ्रीजिंग कंडीशंस while wet concrete is contact with or buried under aggressive subsoil under groundwater. लास्ट हमारा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है, surface of members in tidal zone, members in direct contact with liquid, solid, aggressive chemicals. एक्सट्रीम कंडीशंस में जो हमारा मेंबर्स होते हैं टाइडल जोन के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं और हमारा जो मेंबर है लिक्विड, सॉलिड, अग्रेसिव केमिकल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया हमारा फॉर मैक्सिमम 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट के लिए क्या क्या दिया है, एक्सपोजर कंडीशन दिया है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है kg पर मीटर क्यूब में, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है, मिनिमम कंक्रीट कवर mm में दिया गया है। 5 कंडीशंस हमारी इसमें भी दी गई, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर और एक्सट्रीम। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब में, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिया गया है, मिनिमम कंक्रीट कवर एमएम में दिया गया है। तो प्लेन कंक्रीट के लिए ये प्लेन कंक्रीट के लिए दिया गया है, आरसीसी कंक्रीट के लिए दिया गया है। पीसी मतलब प्लेन कंक्रीट, आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो माइल्ड कंडीशन में सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए? प्लेन कंक्रीट के लिए 220 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 300 केजी पर मीटर क्यूब। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए? प्लेन के लिए कोई ग्रेड नहीं दी गया है। आरसीसी के लिए माइल्ड कंडीशन में M20 होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो है प्लेन कंक्रीट के लिए माइल्ड में 0.60, आरसीसी के लिए 0.55 और माइल्ड कंडीशन में मिनिमम कंक्रीट कवर होना चाहिए 20 mm के लिए 20 mm। मॉडरेट कंडीशन में 240 केजी पर मीटर क्यूब पीसी के लिए, आरसीसी के लिए 300 केजी पर मीटर क्यूब। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है मिनिमम M15 प्लेन कंक्रीट के लिए, आरसीसी कंक्रीट के लिए M25। वाटर सीमेंट रेशियो प्लेन कंक्रीट के लिए 0.60, आरसीसी के लिए 0.50 और मिनिमम कंक्रीट कवर दिया गया है मॉडरेट कंडीशन में कितना? 30 mm। सीवर कंडीशन में सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए मिनिमम? सीवर कंडीशन में प्लेन कंक्रीट के लिए 250 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 320 केजी पर मीटर क्यूब। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिनिमम पीसी के लिए M20, आरसीसी के लिए M30। सीवर कंडीशन में वाटर सीमेंट रेशियो पीसी के लिए 0.50, आरसीसी के लिए 0.45। मिनिमम कंक्रीट कवर सीवर कंडीशन में 45 mm। वेरी सीवर कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंक्रीट पीसी के लिए नहीं प्लेन कंक्रीट के लिए 260 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 340 केजी पर मीटर क्यूब। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पीसी के लिए M20, आरसीसी के लिए M35। वाटर सीमेंट रेशियो पीसी के लिए 0.55, आरसीसी के लिए 0.5। मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर वेरी सीवर कंडीशन के लिए 50 mm। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए वाटर सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए? पीसी के लिए 280 केजी पर मीटर क्यूब, आरसीसी के लिए 360 केजी पर मीटर क्यूब। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 पीसी के लिए, आरसीसी के लिए M40। वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 पीसी के लिए और आरसीसी के लिए भी 0.40। यानी वेरी सीवर और एक्सट्रीम कंडीशन में वाटर सीमेंट रेशियो दोनों के लिए सेम है। मिनिमम कंक्रीट कवर कितना होना चाहिए? 75 mm होना चाहिए एक्सट्रीम कंडीशन में मिनिमम कंक्रीट कवर। ये कई बार पूछा जाता है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम के लिए 20, 30, 45, 50, 75 ये मिनिमम कवर होता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम के लिए 20, 30, 45, 50, 75। आगे हमारा दिया गया है मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दिया गया है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट दिया गया है। तो 10 mm साइज एग्रीगेट के लिए मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा? 208 kg। 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज के लिए 186 kg। 10 mm के लिए 208 kg, 20 mm के लिए 186 kg, 40 mm के लिए 165 kg, 40 mm के लिए 165 kg। आगे देखते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट वेरियस एज। अलग अलग एजेस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। एक दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की 16%। एक दिन की कितनी थी? 16%। 3 दिन की 40%, 7 दिन की 65%, 14 दिन की 90%, 28 दिन की 99%। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दी गई एट वेरियस एज। एक दिन में कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी? 16%, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90% और 28 दिन में 99%। आगे दिया फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। तो फाइनेंस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट हम लोग देखेंगे आगे। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट दिया है, फाइनेंस मॉडुलस रेंज दिया है। तो टाइप्स ऑफ एग्रीगेट देखेंगे हम लोग और उसके बाद देखेंगे रेंज फाइनेंस मॉडुलस की। कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस की रेंज कितनी होती है? तो कोर्स एग्रीगेट के लिए 6 से 8.5, कोर्स एग्रीगेट के लिए 6 से 8.5 होती है। ऑल इन वन एग्रीगेट के लिए 3.5 से 6 होती है। ऑल इन वन एग्रीगेट के लिए 3.5 से 6 होती है।
फाइन एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडल्स होता है 2 से 3.5। फाइन एग्रीगेट के लिए 2 से 3.5। फाइन सैंड के लिए 2.2 से 2.6। फाइन सैंड के लिए 2.2 से 2.6। मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9। मीडियम सैंड के लिए 2.6 से 2.9। कोर्स सैंड के लिए 2.9 से 3.2। कोर्स सैंड के लिए 2.9 से 3.2। आगे हम लोग देखेंगे वर्केबिलिटी स्लम्प एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ कंक्रीट विद 20 mm एंड 40 mm साइज ऑफ एग्रीगेट। वर्केबिलिटी स्लम्प एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ऑफ कंक्रीट देखेंगे हम लोग विद 20 mm और 40 mm साइज ऑफ कंक्रीट के लिए। तो इसमें दिया गया वर्केबिलिटी दी गई है, स्लम्प दिया गया है mm में, CF दिया गया है, VV सेकंड में दिया गया है, यूज़ फॉर विच कंक्रीट सुटेबल, किस कंक्रीट के लिए सुटेबल होता है वो दिया गया है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर दिया गया है, स्लम्प दिया गया है, वर्केबिलिटी दिया गया है, यूज़ किसके लिए करेंगे वो दिया गया है, VV की वर्केबिलिटी दी गई है सेकंड में। तो लो वर्केबिलिटी कब होती है, तो हमारा स्लम्प 0 से 25 mm में होता है। जब स्लम्प हमारा 0 से 25 होता है तब लो वर्केबिलिटी में वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए हमारा स्लम्प की वैल्यू क्या आती है 0.0 से 25। CF यानी कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या होता है 0.78। कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.78। VV में वर्केबिलिटी सेकंड में कितनी होती है 20 से 40 होती है, 20 से 40 होती है। यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, लो वर्केबल या वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, यूज्ड इन रोड मेकिंग में वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का यूज़ करेंगे। रोड्स वाइब्रेटेड बाय पावर ऑपरेटेड मशीन, रोड्स यूज्ड इन रोड मेकिंग में यूज़ करते हैं। और रोड्स वाइब्रेटेड बाय, रोड्स को वाइब्रेट किया जाता है बाय ऑपरेटेड बाय मशीन्स, और पावर ऑपरेटेड मशीन से उनको वाइब्रेट किया जाता है। लो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प की वैल्यू होती है 25 से 50। कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.85। वीवी में जो वर्केबिलिटी होती है 10 से 20 सेकंड होती है, 20 से 40, 10 से 20 सेकंड। देख रहे हैं वीवी में जो हमारी वर्केबिलिटी है, जैसे जैसे हमारा स्लम्प वैल्यू बढ़ रहा है, इधर जो वीवी वाली वैल्यू सेकंड में घट रही है। तो लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, फॉर फाउंडेशन विद लाइट रीइंफोर्समेंट, फाउंडेशन में विद लाइट रीइंफोर्समेंट में। रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स में भी यूज़ करते हैं। रोड्स वाइब्रेटेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन में लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का यूज़ करते हैं। लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू 25 से 50 होती है, कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 होता है। आगे चलते हैं मीडियम वर्केबिलिटी। मीडियम वर्केबिलिटी की स्लम्प वैल्यू क्या होती है, मीडियम वर्केबिलिटी की स्लम्प वैल्यू होती है 50 से 100, मीडियम की 50 से 100। कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होता है 0.92 और वीवी में वैल्यू कितनी होती है 7 से 10 सेकंड। यूज़ कहाँ करते हैं, यूज मैनुअली कॉम्पैक्ट फ्लैट स्लैब्स यूजिंग क्रस्ट एग्रीगेट, normal reinforced concrete, manually compacted and heavily reinforced sections with vibrations। यूज़ करते हैं मैनुअली कॉम्पैक्ट फ्लैट स्लैब्स में, और नॉर्मल reinforced कंक्रीट, मैनुअली कॉम्पैक्टेड और हेवनली reinforced sections with vibrations। इन सब में यूज़ करते हैं हम लोग मीडियम वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट का। हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट जो होती है उसमें स्लम्प वैल्यू कितनी होती है 100 से 175 होती है। हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट में स्लम्प वैल्यू 100 से 175 होती है। कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.95 और वीवी में वैल्यू होती है <7। यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर सेक्शंस विद कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट नॉट नॉर्मली सुटेबल फॉर वाइब्रेशन। हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट वाइब्रेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है। यूज़ कहाँ करते हैं, कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट वाली सेक्शंस में यूज़ करते हैं हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट का। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है स्लम्प की वैल्यू पूछ लेता है वर्केबिलिटी देखें। तो लो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू 0 से 25 होती है। वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प वैल्यू 0 से 25 होती है। लो वर्केबिलिटी के लिए 25 से 50 होती है। मीडियम वर्केबिलिटी के लिए 50 से 100 होती है। हाई वर्केबिलिटी के लिए 100 से 175 होती है।
कॉम्पैक्शन फैक्टर वेरी लो के लिए 0.78, लो के लिए 0.85, मीडियम के लिए 0.92, हाई के लिए 0.95। चलिए आगे देखते हैं। परमिसिबल एरर इन वर्केबिलिटी टेस्ट। वर्केबिलिटी टेस्ट में परमिसिबल एरर कितनी होती है वो देखते हैं। तो स्लम टेस्ट में परमिसिबल एरर हमारी होती है ±5 mm। स्लम टेस्ट में परमिसिबल एरर होती है हमारी ±5 mm। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में परमिसिबल एरर होती है ±0.01 mm। पर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में जो परमिसिबल एरर होती है ±0.01 mm होती है। वीवी टाइम में परमिसिबल एरर हमारी ±0.5 सेकंड होती है। वीवी टाइम में परमिसिबल एरर हमारी वर्केबिलिटी में ±5 सेकंड होती है। स्लम टेस्ट में ±5 mm, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में 0.01 mm, वीवी टाइम में 0.5 सेकंड ±। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स के टाइप देखेंगे आगे हम लोग। तो प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है? प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीजेज वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द सेम वाटर कंटेंट। प्लास्टिसाइजर सेम वाटर कंटेंट पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। एग्जांपल क्या? लिग्नो सल्फोनिक एसिड, पॉलीग्लाइकोल एस्टर, सोडियम एंड अमोनियम एसिड, ये सब प्लास्टिसाइजर है। सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या यूज होता है? यूज इन मेकिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ किया जाता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल कौन से? एक्रिलिक पॉलीमर, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये सुपर प्लास्टिसाइजर है। आगे देखेंगे हम लोग एक्सीलेटर्स। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीजेज रेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन। रेट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं और हाइड्रेशन बढ़ा देते हैं। कौन? एक्सीलेटर। इनके एग्जांपल कौन से हैं? CaCl2 एग्जांपल है, CaCl2, NaCl, Al2Cl3, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एक्सीलेटर्स हैं। रिटार्डर दिए गए हैं। रिटार्डर क्या होते हैं? डिक्रीजेज रेट ऑफ हाइड्रेशन, सीमेंट एंड सेटिंग टाइम बढ़ा देते हैं। रिटार्डर्स जो हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देते हैं और सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। एग्जांपल क्या है? जिप्सम है, सुगर्स हैं, स्टार्चेस हैं, सेलुलोज प्रोडक्ट्स हैं, साल्ट्स ऑफ एसिड्स हैं, NH4Cl है, फेरिक क्लोराइड्स यानी FeCl3, ये सब रिटार्डर है। एयर इंटरटेनर्स। तो एयर इंटरटेनर्स क्या करते हैं? इंक्रीजेज वर्केबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन और लेटेंस को कम कर देते हैं। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन और लेटेंस को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल हैं एयर इंट्रेनिंग एजेंट के एग्जाम्पल कौन से हैं? रेजिन, वाटर सोल्यूबल सॉप, स्टेरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। रेजिन्स, वाटर सोल्यूबल सॉप, स्टेरिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, ये सब एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स हैं। आगे देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ शुगर इन सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में शुगर का क्या इफेक्ट होता है ये देखेंगे हम लोग। अगर 0.05% शुगर है, शुगर की क्वांटिटी अगर 0.05% है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। अगर 0.15% है क्वांटिटी अगर शुगर की 0.15% है तो रिटार्डर का काम करेगी। अगर शुगर की क्वांटिटी हमारी 0.20% है अगर, तो एक्सीलरेटर का काम करेगी। अगर शुगर की क्वांटिटी 0.25% है तो यह सेट मोर रैपिडली बट लूज स्ट्रेंथ, बहुत जल्दी सेट कर देगी कंक्रीट को लेकिन स्ट्रेंथ लूज कर देगी।
यानी अगर शुगर की क्वांटिटी सीमेंट कंक्रीट में शुगर की क्वांटिटी अगर हमारी 0.05% है तो नो इफेक्ट, 0.15% है तो रिटार्डर, 0.20% है तो एक्सीलरेटर, अगर 0.25% है तो सेट मोर रेपिडली बट लूज स्ट्रेंथ, बहुत जल्दी सेट तो हो जाएगी लेकिन स्ट्रेंथ लूज कर देगी। आगे हमारा है नोट पॉइंट, शुगर इज कंसिडर्ड एज रिटार्डर, शुगर को कंसिडर किया जाता है रिटार्डर की तरह, शुगर को कंसिडर किया जाता है रिटार्डर की तरह। इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश इन कंक्रीट, फ्लाई ऐश का कंक्रीट पर क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो फ्लाई ऐश क्या करता है, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, डिक्रीजेज वाटर डिमांड को कम कर देता है, कौन, फ्लाई ऐश, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है, फ्लाई ऐश हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है, इंक्रीजेज अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, रिड्यूस परमेबिलिटी, फ्लाई ऐश परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, जब क्रीप बढ़ती है तो क्या उसका प्रभाव होता है वो देखते हैं हम लोग। क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, क्रीप कब बढ़ती है, एग्रीगेट कंटेंट इज लो, तो एग्रीगेट कंटेंट जब लो होता है तो हमारा क्रीप इंक्रीज होती है, वाटर सीमेंट रेशियो हाई होता है, तो क्रीप इंक्रीज होती है। सीमेंट कंटेंट इज हाई, जब हमारा सीमेंट कंटेंट हाई होता है तब बढ़ती है। एयर इंटरटेनमेंट इज हाई, एयर इंट्रेनमेंट इज हाई, जब हमारा एयर इंट्रेनमेंट हाई होता है तब क्रीप इंक्रीज होती है, नहीं बढ़ती है। टेम्परेचर जब हाई होता है तब क्रीप बढ़ती है, टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी क्रीप बढ़ती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है तब भी क्रीप बढ़ती है। तो क्रीप कब कब बढ़ती है, किस किस कंडीशन में, जब एग्रीगेट कंटेंट लो होता है, सीमेंट कंटेंट हाई होता है, वाटर सीमेंट रेशियो हाई होता है, एयर इंट्रेनमेंट हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। यानी एग्रीगेट कंटेंट लो होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है तब हमारा क्रीप बढ़ता है। बाकी वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा तब क्रीप बढ़ेगी, सीमेंट कंटेंट हाई होगा तब क्रीप बढ़ेगी, एयर इंट्रेनमेंट हाई होगा तब क्रीप बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा तब भी क्रीप बढ़ेगी। क्रीप कोफिशिएंट वैल्यू बेस्ड ऑन एज ऑफ कंक्रीट एज के बेस पर क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है वो दिया गया है। तो एज ऑफ कंक्रीट दिया गया है, क्रीप कोफिशिएंट दिया गया है। अगर हमारी कंक्रीट की एज 7 डेज से ज़्यादा है तो क्रीप कोफिशिएंट 2.2 होगा। अगर एज ऑफ कंक्रीट 7 डेज से ज़्यादा है, 7 डेज से ग्रेटर देन 7 डेज है, लेस देन 7 डेज, 7 डेज से ग्रेटर देन 7 डेज है तो 2.2, ग्रेटर देन 7 डेज है 2.2, ग्रेटर देन 2.8 डेज है तो 1.6, ग्रेटर देन 1 ईयर है तो 1.1। यानी जैसे जैसे एज ऑफ कंक्रीट बढ़ती है, एज ऑफ कंक्रीट यानी जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती है क्रीप कोफिशिएंट घटता है, जैसे जैसे कंक्रीट की एज बढ़ती है वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट घटता है। 7 दिन के लिए, 7 दिन से ज़्यादा के लिए 2.2, 28 दिन के ज़्यादा के लिए 1.6, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए 1.1। आगे हमारा दिया गया है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या फार्मूला है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट। वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू 1 अपन कंक्रीट स्ट्रेंथ होता है, यानी वाटर सीमेंट रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ के। वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आते हैं हम लोग अब्राम्स लॉ पर, अब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, अब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। This law states for this law states that the strength of workable concrete after 7 days curing concrete is only depend upon water cement ratio। क्या कह रहा है, the strength of workable concrete, the strength of workable concrete after 7 days curing concrete is only depend upon water cement ratio। यानी 7 डेज की क्योरिंग के बाद स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल कंक्रीट आफ्टर 7 डेज, यानी
7 डेज क्योरिंग के बाद कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है, क्योरिंग कंक्रीट इज ओनली डिपेंड, यानी केवल डिपेंड करती है किस पर, वाटर सीमेंट रेशियो पर। P is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी P is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। आगे देखते हैं हम लोग। आफ्टर 7 डेज क्यूरिंग, 7 डेज क्यूरिंग के बाद क्या फार्मूला बनता है हमारा, तो P7 इज इक्वल टू, आफ्टर 7 डेज क्यूरिंग P7 इज इक्वल टू 984/7 की पावर x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, 28 डेज क्यूरिंग के बाद P28 इज इक्वल टू 984/4 की पावर x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ x का वाटर सीमेंट रेशियो है। अच्छा, x वाटर सीमेंट रेशियो है। 7 दिन की क्योरिंग के बाद हमको स्ट्रेंथ अगर निकालनी है तो फार्मूला हमारा P7 इज इक्वल टू 984/7 की पावर x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर 28 दिन के बाद आफ्टर 28 डेज क्योरिंग, 28 दिन की क्योरिंग के बाद अगर हमको स्ट्रेंथ निकालनी है, उसके लिए फार्मूला है P28 इज इक्वल टू 984/4 की पावर x kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, जहाँ x वाटर सीमेंट रेशियो है। वाटर सीमेंट रेशियो और प्रॉपर्टी दी गई है। तो 23% वाटर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होता है। कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए हमको 23% वाटर की ज़रूरत होती है। 23% वाटर की ज़रूरत होती है किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। 35 से 45% वाटर की ज़रूरत होती है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। ऑन एन एवरेज 38 या 37% की ज़रूरत होती है। तो 23% वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए। 35 से 45% वाटर की ज़रूरत होती है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्म वर्क रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। फॉर्म वर्क से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई, उसको देख लेते हैं हम लोग। शटरिंग क्या होता है, शटरिंग क्या होता है, वर्टिकल टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज्ड एज ए मोल्ड फॉर स्ट्रक्चर। वर्टिकल टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है शटरिंग हमारी, यूज्ड एज मोल्ड फॉर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के लिए मोल्ड के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। वर्टिकल टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको शटरिंग बोलते हैं। उसके बाद सेंटरिंग क्या होता है, इट इज़ डन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द फ्रेमवर्क फॉर हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस इंक्लूडिंग 4 बीम्स एंड स्लैब्स। इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, centering, it is done during construction to support the formwork for horizontal surfaces including floor beams and slabs। यानी स्लेब्स या फ्लोर बीम्स को सपोर्ट देने के लिए जिन कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को सपोर्ट देने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं, वो हमारी सेंटरिंग कहलाते हैं। इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस का शेप प्रोवाइड करता है सेंटरिंग। उसके बाद है स्टैगिंग क्या होता है, स्टैगिंग देखते हैं हम लोग। टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्मवर्क को सपोर्ट करने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। स्टैगिंग क्या होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड टू सपोर्ट फॉर्मवर्क को सपोर्ट करने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं स्टैगिंग। रैकिंग या शोर ये क्या होता है, इट इज़ ए इंक्लाइन मेंबर विच प्रोवाइडेड लेटरल सपोर्ट टू द अनसेफ स्ट्रक्चर। अनसेफ स्ट्रक्चर को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो हम इंक्लाइन मेंबर का यूज़ करते हैं उन्हें रैकिंग या शोर कहते हैं। स्टिपिंग टाइम क्या होता है, तो रिक्वायर्ड मिनिमम पीरियड बिफोर स्टिकिंग फॉर्मवर्क। रिक्वायर्ड मिनिमम पीरियड बिफोर स्टिकिंग फॉर्मवर्क, स्टिकिंग से पहले मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है स्ट्रिपिंग टाइम। आगे हमारा दिया गया स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। स्ट्रिपिंग टाइम मतलब वो टाइम जिस टाइम में हमारा जो फॉर्मवर्क हो वो स्टिकिंग मतलब वो बढ़िया से स्टेबल हो जाए, वो टाइम होता है हमारा स्टिकिंग टाइम।
तो स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। IS 456/2000 के लिए अलग अलग मेंबर्स के लिए स्ट्रिपिंग टाइम दिया गया, इसको देखते हैं हम लोग। तो मेंबर दिया गया, स्ट्रिपिंग टाइम दिया गया। वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम, बीम, वॉल। वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम, वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम, बीम और वॉल के लिए स्ट्रिपिंग टाइम हमारा 16 से 24 घंटे होता है। 16 से 24 घंटे होता है। सॉफिट ऑफ स्लेब्स के लिए जो हमारा स्ट्रिपिंग टाइम होता है 3 डेज होता है। 3 डेज होता है। प्रॉप लेफ्ट अंडर। सॉफिट ऑफ स्लेब के लिए 3 दिन होता है। सॉफिट ऑफ बीम के लिए स्ट्रिपिंग टाइम 7 डेज होता है। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर स्लेब, स्लेब के लिए रिमूवल ऑफ प्रॉप्स के लिए क्या स्ट्रिपिंग टाइम होती है? स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। अगर हमारा स्पैन जो है 4.5 मीटर तक का है, अगर स्पैन हमारा 4.5 मीटर तक का है तो 7 डेज स्ट्रिपिंग टाइम होता है। अगर हमारा स्पैन ओवर 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर से ज़्यादा स्पैन हमारा है स्लेब में, तो हमारा जो है स्ट्रिपिंग टाइम 14 डेज होता है। कितना? 14 दिन होता है। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स फॉर बीम के लिए स्ट्रिपिंग टाइम क्या होता है प्रॉप्स के लिए? तो स्पैनिंग अप टू 6 मीटर। अगर हमारा स्पैन 6 मीटर तक है तो बीम के लिए 14 डेज होता है स्ट्रिपिंग टाइम। बीम के लिए 14 डेज स्ट्रिपिंग टाइम होता है अगर हमारा स्पैन 6 मीटर है। अगर स्पैन हमारा 6 मीटर से ज़्यादा है तो स्ट्रिपिंग टाइम हमारा 21 डेज है। अगर बीम के लिए अगर स्पैन हमारा 6 मीटर से ज़्यादा है तो स्ट्रिपिंग टाइम कितना हो जाएगा? 28 डेज। अगर 6 मीटर तक है तो 14 डेज। स्लेब में देखेंगे अगर, तो स्लेब में अगर हमारा स्पैन 4.5 मीटर तक का है तो स्ट्रिपिंग टाइम 7 डेज। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा तो 14 डेज। सॉफिट ऑफ स्लेब्स में देखेंगे तो 3 डेज। सॉफिट ऑफ बीम में देखेंगे तो 7 डेज। वर्टिकल फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम, बीम और वॉल के लिए 16 to 24 आवर्स। वर्टिकल फॉर्म ऑफ कॉलम, बीम और वॉल के लिए 16 to 24 आवर्स। आगे देखेंगे हम लोग जनरल फीचर्स ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट्स के जनरल फीचर देखेंगे हम लोग। तो ASTM टाइप क्लासिफिकेशन। तो टाइप 1 में कौन सी सीमेंट रहेगी? टाइप 1 में रहेगी हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। टाइप 1 में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। टाइप सेकेंड में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। टाइप सेकेंड में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट या मॉडिफाइड सीमेंट। टाइप थर्ड में आएगी हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। टाइप थर्ड में आएगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। टाइप 4 में आएगी लो हीट सीमेंट। टाइप 4 में आएगी लो हीट सीमेंट। टाइप 5 में आएगी हमारी सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। टाइप 5 में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। टाइप आईपी में हमारी आएगी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। टाइप आईपी में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। टाइप आईएस में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। टाइप आईएस में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कई जगह पूछे गए हैं। तो टाइप वन में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। टाइप सेकंड में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। टाइप थर्ड में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। टाइप 4 में लो हीट सीमेंट। टाइप 5 में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। टाइप आईपी में पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। टाइप आईएस में पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। आगे हमारा दिया स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद एज। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद एज, मंथ दिया है और एज फैक्टर दिया है। तो एक मंथ के लिए एज फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 3 मंथ के लिए एज फैक्टर 1.1। 3 मंथ के लिए एज फैक्टर 1.1। 6 मंथ के लिए 1.15। 6 मंथ के लिए 1.15। 12 मंथ के लिए 1.12। 12 मंथ के लिए 1.12। आगे हमारा क्या है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, आगे कल से फिर से शुरू करेंगे। कल से हमारा टॉपिक क्या होगा? कल से हमारा टॉपिक होगा एग्रीगेट वाटर एंड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड। अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट वाटर पर बैग सीमेंट, एग्रीगेट पर बैग सीमेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब हम लोग कल देखेंगे। यहाँ से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे।
आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो, ये रिवीजन का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, यानी मज़ा आ रहा हो अगर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। हम ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज इसको रिवीजन करते रहेंगे। मिलेंगे कल फिर से अगले वाले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।